दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं वो कोरिया के इतिहास में घटित एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसा समय जब वहाँ के लोग अपने पारंपरिक सिंगल होम्स को छोड़कर अपार्टमेंट्स में रहने लगे थे, क्योंकि अपार्टमेंट्स उन्हें ज्यादा सेफ, सुविधाजनक और आधुनिक लगने लगे थे। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब एक खतरनाक भूकंप सब कुछ तबाह कर देता है। मानो हर चीज एक पल में रेत के महल की तरह ढह जा रही हो। चारों ओर बर्बादी फैल जाती है और पूरा शहर एक डरावने मंजर में तब्दील हो जाता है। लेकिन इस तबाही में सिर्फ एक अपार्टमेंट खड़ा रह जाता है, वही अपार्टमेंट जिसमें रहता है हमारा हीरो, जिसका नाम है मैक्सन। हर सुबह की तरह वो अपनी बालकनी पर आता है और जैसे ही पूरे सियोल शहर का मंजर देखता है, उसका दिल कांप उठता है। शहर का हर कोना उजड़ चुका था, चारों तरफ सिर्फ धुआं, खामोशी और डर का माहौल था। लेकिन इस डर के माहौल में उम्मीद की किरण भी बाकी थी। मिक्सन का अपार्टमेंट हांगकांग रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स अभी भी सलामत था। मिक्सन तुरंत कुछ पानी की बोतलें अंदर ले आता है, क्योंकि उसे पता था कि अब हर चीज की सप्लाई को लेकर लोगों में मारामारी शुरू होने वाली है। तभी उसकी नजर बालकनी से बाहर जाती है। वहाँ उसे कई लोग दिखाई देते हैं जो उसी अपार्टमेंट के चारों ओर इकट्ठा हो चुके थे। ये लोग उस उम्मीद में आए हुए थे कि उन्हें कहीं से थोड़ी सी जगह मिल जाएगी जहाँ वो ठंड और भूख से खुद को बचा सकेंगे। मिक्सन फौरन नीचे लॉबी की ओर भागता है, जहाँ पहले से ही लोगों की भीड़ उमड़ चुकी थी। कोई कह रहा था कि हमें इस अपार्टमेंट को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि भूकंप में तो बाकी इमारतें भी गिर रही हैं, तो हो सकता है ये भी कभी ना कभी गिरी जाए। वो कहते हैं कि दबकर मरने से अच्छा है कि ठंड से ही मर जाए। वो कुछ लोग उम्मीद में टिके हुए हैं और उन्हें लगता है कि शायद थोड़ी ही देर में कोई सरकारी मदद पहुंचने वाली है और हालात सुधर जाएंगे। लेकिन अभी तक ना किसी से संपर्क हुआ और ना ही कोई उम्मीद लेकर आ रहा था। हर तरफ तनाव, उलझन और भय का माहौल था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इस समय सही क्या है और क्या गलत, क्या करना है और क्या नहीं। मिक्सन जैसे ही ऊपर आता है, उसकी पत्नी मीना उसे उपदेश देती है कि हमें फादर के घर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ सब सेफ है। पर मिक्सन उस समय बाहर यात्रा करने से कतराता है और आश्वस्त करता है, यानी विश्वास दिलाता है कि कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। वही मीना एक डरावनी खबर सुनकर चिंतित हो जाती है कि अब उनके पास सिर्फ एक ही हफ्ते का राशन बचा है। मिक्सन कुछ सोच में पड़ जाता है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर सामने एक बूढ़ी औरत अपने कांपते बच्चे के साथ खड़ी होती है। उसकी बात ये होती है कि अगर उसे महंगी चीज देने की पेशकश की जाए तो वो अंदर आ सकती है। मिक्सन मना कर देता है, लेकिन मीना का दिल नरम था और वो इंसानियत के भाव से उन्हें अंदर बुला लेती है। जब मिक्सन नीचे लौटता है तो देखता है कि कुछ लोग एक छोटा बाजार बना चुके हैं, जहाँ पर जरूरी वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था। बैटरी, खाना, टॉयलेट पेपर इत्यादि, यही सब। उसी बाजार में मिक्सन अपनी रोलेक्स वॉच देकर एक फ्रूट जूस का कैन खरीदता है और धीरे से मीना को ऊपर लेकर जाता है, ताकि ये सिर्फ दोनों के लिए ही हो। मीना को ये तरीका पसंद नहीं आता, पर मिक्सन समझाता है कि देखो, ये सिर्फ उनके लिए ही है। तभी एक छोटे बच्चे की नजर मिक्सन पर पड़ती है, जिससे उसे मजबूरन अपना हिस्सा देना पड़ता है। मीना को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो उस बच्चे को भूखा देखना सहन नहीं कर पा रही थी। लेकिन ये पहला ही दिन है, कौन जाने आने वाले दिनों में ये मुसीबतें किस कदर गहराने वाली हैं। जब एक दो हफ्ते बीत जाएंगे और धीरे धीरे सभी चीजों का समापन होना चालू हो जाएगा, तो लोगों को खाने के एक टुकड़े की भी अनमोल कीमत का पता चल जाएगा, जिससे जीवित रहना और भी कठिन हो जाएगा। अभी मिक्सन और मीना दोनों बाहर जाने का निर्णय लेते हैं। तभी अपार्टमेंट के एक फ्लोर पर आग लग जाती है और सभी में अफरा तफरी मच जाती है। लोग डरते हैं कि कहीं आग पूरे अपार्टमेंट में न फैल जाए। इतने में एक इंसान आता है और तुरंत आग को बुझा देता है। उसकी हिम्मत के कारण बिल्डिंग बच जाती है और सभी उसका आभार प्रकट करते हैं। इसके बाद सभी फ्लैट ओनर्स की एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें यह तय किया जाता है कि रेफ्यूजी को बाहर कर देना चाहिए या फिर उन्हें साथ रखा जाना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने इतने संघर्ष से इस फ्लैट को खरीदा है, इसलिए उनका अपना हक होना चाहिए, जबकि दूसरों के अनुसार अगर उन्हें बाहर कर दिया गया तो कुछ ही दिनों में ठंड से सभी मर जाएंगे। इंसानियत बरकरार रखने के लिए सवाल अनसुलझा सा रह जाता है। तभी बिल्डिंग मैनेजर, जो कि सरकारी अधिकारी है, मिक्सन की ओर इशारा करता है और कहता है कि पहले हमें किसी एक लीडर का चयन करना चाहिए, जो सही निर्णय ले सके और वोटिंग करवा सके। सभी ने उसी व्यक्ति को प्रेसिडेंट चुना, जिसने उस फटती आग को तुरंत बुझा दिया। एक निजी वोटिंग के बाद ये निर्णय लिया जाता है कि सभी रेफ्यूजीज को बाहर निकाल दिया जाएगा, पर किस तरह, इसके लिए अभी समय चाहिए ताकि एक उचित तरीका ढूंढा जा सके। उधर मिक्सन जब ऊपर लौटता है तो मीना पहले से ही फैसले के खिलाफ नजर आती है। उसने मिक्सन से पूछा कि क्या उसने किसी और को वोट दिया था, पर मिक्सन चुप रह जाता है। अगले दिन मैनेजर मिक्सन से कहते हैं कि एक डिफेंस टीम को प्रशिक्षित करना चाहिए, क्योंकि मिक्सन को आर्मी का अनुभव है। अगर ऐसी टीम तैयार हो जाए तो काम करना आसान हो जाएगा। आखिरकार प्रेसिडेंट का फैसला भी निकल आता है। अब सिर्फ फ्लैट ओनर से इस बिल्डिंग में रहेंगे। सभी को बाहर गेट पर इकट्ठा कर दिया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि उन्हें ये जगह छोड़कर कहीं और बसना होगा। इस फैसले से कुछ लोग गुस्सा तो हो जाते हैं और हाथापाई में भी आ जाते हैं, पर प्रेसिडेंट अकेले ही उन पर काबू पा लेता है। इसके बाद बचने और मरने वालों का कोई आकलन नहीं हो पाता। मीना और मिक्सन के बीच भारी मनोदशा छा जाती है, पर इस चुनौती से लड़ते हुए वो आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। अब जब अपार्टमेंट से सभी बाहरी लोगों को निकाल दिया गया, तो उसके बाद उस बिल्डिंग में एक नई व्यवस्था की नींव रखी गई। अब प्रेसिडेंट की निगरानी में
पूरा अपार्टमेंट चलने वाला था। ठीक वैसे ही जैसे किसी देश को एक प्रधानमंत्री चलाता है, वैसे ही अपार्टमेंट अब एक छोटे देश की तरह संचालित होने वाला है। हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार कोई ना कोई जिम्मेदारी दी गई है। मीना को मेडिकल विभाग की जिम्मेदारी दी गई। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज वो ही करेगी। मिक्सन को डिफेंस टीम का प्रमुख बनाया गया क्योंकि उसका सेना का अनुभव काम आ सकता था। वहीं कुछ इंजीनियरों को जनरेटर और बिजली का इंतजाम सौंपा गया। ऐसे ही सभी लोगों को अलग अलग कार्यों में बांट दिया गया। धीरे धीरे ये पूरी व्यवस्था एक नए समाज की तरह बन गई, जहां हर इंसान की भूमिका तय थी। शुरू में सब कुछ नॉर्मल और सकारात्मक लग रहा था, लेकिन यही से तो कहानी में असली ट्विस्ट आती है। जब तक खाने पीने की सप्लाई मौजूद थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब सप्लाई खत्म होने लगी, तब असली जंग शुरू हुई। मिक्सन की डिफेंस टीम को बाहर भेजा गया ताकि कुछ और सामान लाया जा सके, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ बर्बादी और लाशें ही मिली। कुछ लोग भूख से मर गए थे और कुछ आपस में लड़ाई करके एक दूसरे को मार चुके थे। जहां जहां ये टीम पहुंचती वहां मार्क कर दिया जाता कि वो अपार्टमेंट अब रहने लायक नहीं है। इसी बीच मीना का रेडियो एक छोटे बच्चे से कनेक्ट हो जाता है जो मदद की गुहार लगा रहा था। उसका कहना था कि उसकी माँ बहुत बीमार है और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मीना का दिल द्रवित हो उठता है, लेकिन वो जानती है कि वो कुछ नहीं कर सकती, इसलिए रेडियो काट देती है। दूसरी ओर मिक्सन की टीम को एक बंद केबिन मिलता है जो अब तक नहीं खोला गया था। सभी मिलकर उसका ताला तोड़ते हैं। जैसे दरवाजा खुलता है, अंदर से एक बंदूकधारी आदमी निकलता है जो उन्हें धमकी देता है कि अगर कोई अंदर आया तो वो गोली चला देगा। तभी मिक्सन पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और नीचे गिरा देता है। भीड़ गुस्से में आकर उसे मार डालती है। उस कॉलेज में खाने पीने की काफी चीजें थी जिन्हें सभी लोग लूट चुके थे, लेकिन मिक्सन की नजर उस आदमी की पत्नी और बेटी पर पड़ती है जो लाश के पास बैठकर जार जार रो रहे थे। यह दृश्य मिक्सन का दिल तोड़ देता है, पर हालात ऐसे ही थे कि किसी एक की जान जाने से कई और की जान बचाई जा सकती थी। मिक्सन अपनी टीम के साथ सारे सामान को अपार्टमेंट में वापस ले आता है। वहाँ सब उसकी तारीफ करते हैं कि उसकी बहादुरी से इतना सारा सामान मिल चुका था। इसी खुशी में प्रेसिडेंट एक गाना भी गाता है, लेकिन उसी समय उसका ध्यान भूकंप वाले दिन पर चला जाता है जब उस अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाला था। तब एक फ्रॉड के चलते उसका ये घर उससे छीन लिया गया था। अब उस दर्दनाक याद में वो उसी आदमी के घर पहुंचता है जिसने उसका घर छीन लिया था। दोनों के बीच बहस होती है और फिर प्रेसिडेंट उस पर लोहे की रॉड से हमला कर देता है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। ये सब उसी बूढ़ी माँ के सामने होता है जो उस समय पास ही लेटी थी। तभी बाहर से तेज भूकंप की आवाजें आती हैं और फिर कहानी का सीन जैसे थम सा जाता है। यहाँ पता चलता है कि प्रेसिडेंट असल में वही आदमी है जो आग बुझाने वाले दिन पहली बार इस अपार्टमेंट में आया था। उससे पहले किसी ने उसे देखा तक नहीं था। उस रात अपार्टमेंट में सभी लोग मस्ती में झूम रहे थे क्योंकि वो नई साल की पहली रात थी। माहौल थोड़ा हल्का जरूर था, लेकिन अगले ही दिन जब लोगों को खाना बांटा गया तो विवाद शुरू हो गया। एक लड़की ने गुस्से में कहा कि अब खाना सबको उनके काम के हिसाब से मिलना चाहिए। हर किसी का योगदान अलग है, इसलिए राशन भी उसी हिसाब से मिलना चाहिए। उस समय मीना मिक्सन से उस आदमी के बारे में पूछती है जिसे उसने कुछ दिन पहले मार दिया था। मिक्सन कहता है कि उसने उसे नहीं मारा, वो तो जिंदा था। लेकिन मीना जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है। वो ये सब साफ साफ समझ चुकी थी कि उसका पति अब पहले जैसा नहीं रहा। मीना मिक्सन से कहती कि अब उसे रेड पर जाने की जरूरत नहीं है, यानी राशन लाने के लिए जोखिम भरी खोजी यात्राएं करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अपार्टमेंट में अच्छी सप्लाई आ रही है। फिर वो बाहर एक अपार्टमेंट के बाहर जाती है जहाँ उसने एक रेफ्यूजी को छुपा कर रखा था। मीना उन्हें कुछ खाना और पीने के लिए देती है और ये सब प्रेसिडेंट देख लेता है। उसी समय प्रेसिडेंट की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसे उसने अपार्टमेंट में रहने की इजाजत दी थी क्योंकि वो उसे पसंद करता था। लड़की खुद भी एक रेफ्यूजी थी, लेकिन प्रेसिडेंट की नजरें शुरू से ही उस पर थी। एक दिन वो सुबह सुबह उस लड़की से मिलने जाता है तो उसके लिए वो एक हीटर भी लेकर जाता है ताकि उसके बदले वो अपने गलत इरादों को पूरा कर सके। लड़की हानिया सब समझ चुकी थी, लेकिन अपने दर्द को अंदर ही दबा कर रखती है। कुछ देर बाद मीना उससे मिलने आती है। तब वो कहती है, हर तरफ तबाही फैली है, लोग भूख और ठंड से मर रहे हैं, लेकिन इस बिल्डिंग के लोग तो बस खुद में ही मस्त है। किसी को किसी की मदद से मतलब नहीं है। हानिया की ये बात सुनकर वहां मौजूद कुछ लोग नाराज हो जाते हैं और उसे भला बुरा कहने लगते हैं। तभी हानिया का सब्र टूट जाता है और वो चीख चीख कर सबके सामने बता देती है कि प्रेसिडेंट उसके साथ क्या क्या करता है। तभी अचानक नीचे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। किसी को समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। अगली सुबह जो भी रेफ्यूजीज बिल्डिंग में छुपकर रह रहे थे उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है और जिन लोगों ने उन्हें शरण दी थी उनके घर के बाहर लाल रंग से निशान लगा दिया गया। एक तरह ये एक संकेत था कि उन्हें अब किसी भी प्रकार की सप्लाई नहीं दी जाएगी। ये सब प्रेसिडेंट के बनाए गए रूल के हिसाब से था। फिर प्रेसिडेंट सभी को इकट्ठा करता है और कहता है कि हमें एकजुट रहना होगा। कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारे संसाधनों का फायदा ना उठा पाए, इसके लिए कठोर निर्णय जरूरी है। प्रेसिडेंट कहता है जिन जिन लोगों ने गलती की है उन्हें 100 बार ये बोलना होगा कि मुझसे गलती हुई है। ये अपमान एक व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाता और ऊपर से छलांग लगाकर अपनी जान दे देता है। मीना ये देखकर कांप उठती है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि हालत इस हद तक पहुंच जाएंगे। अब उस व्यक्ति को दफनाने की जगह उसकी बॉडी को जला दिया जाता है, क्योंकि लोगों का कहना था कि जिन बॉडीज को पहले दफनाया गया था उनमें से कुछ लाशें गायब हो चुकी थी।
अब स्थिति इतनी भयानक हो चुकी थी कि लोग एक दूसरे पर भरोसा तक नहीं कर पा रहे थे। उसी दौरान अचानक कॉरिडोर में पानी आना शुरू हो जाता है। लोग खुशी से चिल्ला उठते हैं कि चलो अब कम से कम पानी तो पी सकते हैं। पानी मिलते ही खुशी में लोग थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। इसी बीच हानिया मीना से मिलती है और उसे सारी सच्चाई बताती है कि वो प्रेसिडेंट की असलियत जानती है। उसने जो कुछ भी असली मकान मालिक के साथ किया वो भी उसकी आंखों के सामने ही हुआ था। उधर दूसरी ओर प्रेसिडेंट अपनी एक स्क्वाड टीम के साथ फूड सप्लाई ढूंढने बाहर निकलता है। उनकी खोज उन्हें एक बेसमेंट तक ले जाती है, जिसके अंदर एक स्टोर जैसा गेट नजर आता है। मिक्सन को अंदर भेजा जाता है और वो अंदर जाकर देखता है कि वहाँ सप्लाई मौजूद है और ये सबके लिए एक बड़ी खुशखबरी थी। वहीं दूसरी ओर मीना जैसे तैसे करके प्रेसिडेंट के फ्लोर तक पहुंच जाती है। वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वही जो उस आदमी की माँ थी जिसे प्रेसिडेंट ने मार दिया था। मीना उस औरत से बात करती है और पूछती है कि उसका बेटा कहाँ है। बूढ़ी माँ धीरे से जवाब देती है, वो तो फ्रिज में है। मीना को पहले तो समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो फ्रिज को खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें असली मकान मालिक की टुकड़ों में कटी हुई लाश पड़ी होती है। ये दृश्य देखकर मीना का पूरा शरीर कांप उठता है। उधर दूसरी ओर जब मिक्सन और बाकी लोग बेसमेंट से लौट रहे होते हैं, तभी अचानक ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं। पता चलता है कि ये सब जानबूझकर हो रहा है और ये बाहर के लोग ही कर रहे थे। इस हमले में कई लोग घायल हो जाते हैं और कुछ तो मारे भी जाते हैं। इस दौरान मीना वो फ्रिज वहां खींच कर लाती है जहां पूरी बिल्डिंग के लोग इकट्ठा थे। वो सबके सामने फ्रिज खोल देती है और प्रेसिडेंट की असलियत सबके सामने उजागर कर देती है। ये देखकर वहां मौजूद लोग एकदम सन्न रह जाते हैं। प्रेसिडेंट अब सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। लोगों में आक्रोश बढ़ने लगता है। तभी उसकी नजर हानिया पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि ये सब उसने बताया होगा। गुस्से में वो हानिया के पीछे दौड़ता है और उसे पकड़कर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। ये दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। अब किसी को कोई शक नहीं रह जाता कि प्रेसिडेंट ने ही असली मकान मालिक को मारा था। मिक्सन तुरंत उसकी ओर बंदूक तान देता है और कहता है, अब बहुत हो गया, खुद को सरेंडर कर दो। तभी बाहर से अचानक कुछ तेज आवाजें आने लगती हैं। एक भीड़ तेजी से उनकी ओर बढ़ रही होती है। उस भीड़ के दबाव से इमारत का एक सिरा एक और झुकने लगता है और पूरा माहौल युद्ध का रूप ले लेता है। हर कोई भागदौड़ और अफरा तफरी में लग जाता है। मीना और मिक्सन खुद को किसी तरह ग्राउंड फ्लोर में छिपा लेते हैं, लेकिन बाहर अब मानो खून की बारिश हो रही थी। भूखे लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, और वो भी सिर्फ खाने पीने के लिए। इंसान इंसान नहीं रहा था, वो एक जानवर बन चुका था। इसी बीच भीड़ में एक बम फेंका जाता है, जिसमें दोनों तरफ के लोग घायल हो जाते हैं। चारों ओर चीखें, खून और बर्बादी के दृश्य थे। इसी अफरा तफरी में हम देखते हैं कि मिक्सन और मीना इस जगह को छोड़कर भाग निकलते हैं, लेकिन कुछ लोगों की नजरें उन पर पड़ जाती है और वो दोनों बेसमेंट में जाकर छिप जाते हैं। तभी भीड़ में से कोई मिक्सन पर हमला कर देता है। मिक्सन बुरी तरह घायल हो जाता है, पर वो किसी भी हाल में अपने पत्नी मीना को कुछ नहीं होने देता। दूसरी ओर प्रेसिडेंट अब अपने अंत के बिल्कुल करीब आ चुका था। वो धीरे धीरे अपने घर की ओर जा रहा था, जहाँ उसकी पुरानी फैमिली की फोटो टंगी थी। वो उसकी ओर देखता है और उसी के सामने अपनी अंतिम सांसें लेता है। प्रेसिडेंट की मृत्यु के बाद अब अपार्टमेंट का नेतृत्व टूट चुका था। बाहर से आए हुए लोगों ने धीरे धीरे पूरे कॉम्प्लेक्स पर कब्जा कर लिया था। जो बचा था उस पर भी अब उनकी दावेदारी हो चुकी थी। पहले जो लोग अंदर सुरक्षित थे, अब वहीं खुद खतरे में थे। अब मिक्सन और मीना की कहानी एक कोने में सिमट कर रह गई थी। मिक्सन बुरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी को देखकर मुस्कुराता और कहता है, अब तुम्हें खुद का ध्यान रखना होगा। इतना कहकर वो अपनी अंतिम सांसें ले लेता है। जब अगली सुबह सूरज निकला तो मीना ने देखा कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। मीना की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसका दिल जैसे 1000 टुकड़ों में बट चुका था। अब वो बिल्कुल अकेली थी, ना कोई सहारा ना कोई अपना। वो सोच में डूब गई, अब मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। उसी वक्त कुछ औरतें उसे देख लेती है। वो उसकी हालत समझ जाती है और इंसानियत दिखाते हुए उसे अपने साथ चलने का निमंत्रण देती है। उन औरतों का खुद का एक छोटा सा घर था। हालांकि वो भूकंप की वजह से थोड़ा झुक चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने मीना को रहने के लिए जगह दी, उसे खाना दिया, पानी दिया और सबसे जरूरी यानी सहारा दिया। मीना को पहली बार एहसास हुआ कि अगर इंसान थोड़ा कम स्वार्थी होता और दूसरों का भी थोड़ा परवाह करता तो शायद उसका पति मिक्सन आज जिंदा होता। वो समझ चुकी थी कि इस तबाही की असली वजह केवल प्रकृति नहीं थी, बल्कि इंसानों की खुदगर्जी और अहंकार भी था। उसका पति मिक्सन, जो हमेशा बहादुर और इंसाफ पसंद करता था, आखिरकार एक सिस्टम की बलि चढ़ गया। और वो प्रेसिडेंट, जिसने बाहर से आकर सबकी मदद का नाटक किया था, वो भी खुद सबसे बड़ा राक्षस निकला था। मीना अब खामोशी से अपने पति की यादों को सीने में समेटती है और उस टूटे हुए घर में बैठी रहती है। मिक्सन की मौत के बाद मीना का जीवन एकदम बदल चुका था। हर सुबह जब वो जागती थी तो उसे विश्वास ही नहीं होता था कि अब वो अकेली रह गई है। जो शख्स कल तक उसकी हिम्मत था, आज वो बस एक याद बन चुका है। वो औरतें जो उसे अपने साथ ले गई थी, उन्हीं की मदद से वो धीरे धीरे चलना भी सीखती है, न कि पैरों से बल्कि आत्मा से भी। उनका वो टेढ़ा मेढ़ा घर, जिसमें दीवारें भी डर के मारे झुक चुकी थी, अब मीना के लिए एक नई शुरुआत बन चुका था।
अब मीना हर रोज उन भूखे लोगों के लिए कुछ ना कुछ करती, जिनका जिनका सपनों से नाता टूट चुका था, जिनका कोई नहीं था। उनके लिए वो एक सहारा बन चुकी थी। उसके चेहरे पर अब वो मुस्कान नहीं है, पर उसकी आंखों में गहराई है। वो गहराई जो केवल वही समझ सकता है जिसने सब कुछ खो दिया हो। वो उन बच्चों को कहानी सुनाती है जो अब माँ बाप के बिना है, और वो हर कहानी के अंत में बस यही कहती है कि अगर हम दूसरों की मदद करना भूल जाएंगे तो एक दिन हम खुद भी मदद के लिए चिल्लाएंगे और हमें कोई नहीं सुनेगा। उधर बाकी बचे लोगों ने धीरे धीरे एक नया ढांचा बनाना शुरू किया, लेकिन अब उनके अंदर पहले जैसी लालच नहीं बची थी। अब कोई ये नहीं कहता कि ये मेरा है, बल्कि वो ये कहते हैं कि ये हमारा है। इस भूकंप ने सिर्फ इमारतों को ही नहीं ढराया था, बल्कि इसने इंसान के अंदर का वो नकाब गिरा दिया था जिसे वो इंसानियत कहते थे, पर निभाते कभी नहीं। अब जब कभी कोई नई पीढ़ी उस बर्बाद अपार्टमेंट के पास से गुजरती है तो बुजुर्ग कहते हैं, यही हुआ था वो जब इंसान ने इंसान का भरोसा तोड़ा था। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उस भरोसे को बचाने की आखिरी कोशिश तक की थी। मीना उनमें से एक थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएगा, और ऐसी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।